मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही तो मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा था, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे वह वसीयत दी तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिल रही थी, मैं अपने मामूली से खर्चों से पैसे निकालकर सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था, और पाई पाई जमा करके और कुछ अपनी गांव की ज़मीन बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और दुकान खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। अब 17 साल की उम्र से ही मैं लंदन चला गया था और अब 27 साल का हो चुका हूँ। यूँ अचानक पापा की मौत का सुनकर आने के लिए नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वह लोग मुझे छुट्टी देने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे भी यह सहारा था कि जो भी मैंने पैसे घर भेजे हैं, सब मेरे बाप ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसीलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूँगा। लेकिन पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसे का इंतज़ाम किया था। इसीलिए घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है, जब तुम लंदन गए थे तब। यह पढ़कर मेरा सर पूरी तरह से चकरा गया था। वह एक पल में कम उम्र से मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम पर कर दिया था। चलो, यह इतनी बड़ी बात तो उसे समझ न होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही सुनैना के नाम पर होता और मैं उस पागल से स्टैम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम पर करवा लेता। पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी ने हद कर दी थी। साथ में यह भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो सुनैना से शादी करेगा, उसे तलाक भी नहीं देगा और ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी थी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। इस तरह की वसीयत का क्या मतलब था? चलो, मैं सुनैना से शादी किसी और से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने बाप के घर में रहने की इजाज़त तक नहीं थी। इस घर में वही रह सकता था जिसकी शादी सुनैना से होती। यह अजीबो-गरीब वसीयत एक हद तक भी था जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था, लेकिन मुझे पापा के इस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया था। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ था। मुझे पता जरूर था कि मुझसे विनती की होगी कि सुनैना पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के लालच में कोई भी उससे शादी कर लेगा और उसकी ज़िंदगी भर संभाल कर रखेगा। तुम मर्द हो, अपना इंतज़ाम खुद कर लेना। इसी तरह से बातें पापा ने खत में लिखी होगी और मेरा दिल बिल्कुल भी खत पढ़ने का नहीं हुआ। इसीलिए मैंने वह खत दरार में डाल दिया था, दराज को बंद कर कर रख दिया। दूसरे दिन वह वकील मेरे पास आया और कहने लगा कि आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ सुनैना की मौजूदगी में और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत से मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वह अपनी बात कर सके, और फिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत में आपकी ही बात बताई हुई है, आपके पास आज शाम तक का समय है। या तो सुनैना को आप वापस इस घर में लेकर आओ, या फिर मैं शाम को इस घर से निकलकर आपको ताला लगा दूंगा। वकील यह कहकर वहाँ से जा चुका था। उम्र 22 साल की होगी, लेकिन इसकी अक्ल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर गुस्से से उसे चीख उठा उठा कर फेंकने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे घर में लेकर आ सकता था? वह तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना भी दुश्वार कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसीलिए मेरे बाप ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही सुनैना को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं सुनैना का बड़ा भाई हूं और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पहले तो राज़ी नहीं हो रहा था सुनैना को मेरे साथ भेजने के लिए, और कहने लगा कि एडमिट कराया गया है,
हम उसकी रजामंदी के बगैर उसको आपके साथ नहीं भेज सकते। डॉक्टर से कहा, मैं सुनैना का बड़ा भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब सुनैना की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी। यह बात सुनकर भी पता नहीं क्यों मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों वह डॉक्टर सुनैना को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। और जब मैं डॉक्टर को धमकियां देने लगा कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए रोक रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और सुनैना को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ था। डॉक्टर ने मुझे कागजात पर साइन करवाया और नर्स से कहा कि सुनैना को लेकर आओ। कुछ देर बाद वह एक जवान और बेहद हसीन लड़की के हाथ में डाल पकड़े हुए खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था और किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी कि वह पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उसे नज़रें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था, खूबसूरत तो वह तब भी थी, लेकिन अब तो उसकी रंग रूप और भी निखार चुका था। सही चांदनी से मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा कि यह तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कहने लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। कौन सा उसे मैं अपने घर लाना चाहता था। उसे घर लेने पर मेरी बस बहुत बड़ी मजबूरी थी, मजबूरन मुझे खड़े होना पड़ा था। मैं सुनैना के सामने गया। मैंने कहा, सुनैना, मैं तुम्हारा आशी भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास ले चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैं उसे याद दिलाया तो वह मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद उसे याद आ गया था, एकदम खुशी से चौंक गई थी। सुनैना ने एकदम से कहा, आशी भाई। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा आशी भाई। फिर मैं जब जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, मैंने कहा, सुनैना, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट हैं, मैं तुम्हें बस 4 ही दे दूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाज़ार लेकर गया, उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीदी। वकील के आने से पहले मैं उसका हुलिया कुछ ठीक कर देना चाहता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीद ली, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा, सुनैना की नज़र एक शॉप पर जाकर टिक गई थी। कहने लगी, मुझे खिलौने लेने हैं, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फ़िलहाल जेब में नहीं थे। मैंने सुनैना को बड़े प्यार से कहा कि अभी तुम एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर मुझे सुनैना पर गुस्सा सा आने लगा। मैंने उसे सारे खिलौने छीन कर वापस रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। 1 घंटे से मैं उसकी यह पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। ना जाने मुझे किस मुसीबत में डालकर चला गया था कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभालता रहूं। मजबूरन मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ा। सुनैना मेरी सौतेली माँ की बेटी थी। पहले माँ इस दुनिया से चली गई थी, मेरे पापा दूसरी शादी की, और मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो वह 3 साल की बच्ची को भी अपने साथ ले आई थी। देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, जरा बावली सी थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि सुनैना तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना, लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया था कि यह लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं कभी नहीं बहन मान सकता। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी, ना ही उनकी बेटी। इन दोनों माँ बेटी से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता, हमेशा इन दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता। लेकिन मुझे इस सुनैना नाम की बच्ची से नफरत होने लगी थी। मेरे पापा सबसे ज़्यादा उस लड़की से मोहब्बत करता था, उसे गोद में उठाया फिरता जैसे कि वह उसकी सगी बेटी हो, और सौतेला यह देखकर मेरा खून खौल जाता था। जब मैं अपने पापा को पागल लड़की से प्यार करते देखता तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ हो गई थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौने से खेल रहा था, जब वह मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी, मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौने को हाथ लगाया तो, लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इतनी जोरदार थप्पड़ मारा था कि वह दूर जाकर गिर गई थी। इसी वक्त मेरे पापा भी घर में दाखिल हुए थे। यह देखकर मेरी सौतेली माँ मुझे घूरने लगी। पापा ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मासूम बच्ची पर हाथ उठाने की? बस उसने मुझे सुनैना से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता रहा मेरी नफरत उस पागल लड़की के लिए बढ़ती रही। मैं 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहा और पापा से जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ गया था। मैं उनके साथ चला गया। कोई डिग्री मेरे पास तो थी नहीं, इसीलिए पेट्रोल पंप पर जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया तभी मेरे बाप ने सगे बेटे के बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को दे दिया था। वह अभी मुझे जिद कर रही थी कि और मुझे उस पर गुस्सा आया। मैं उसके मुंह पर एक खींचकर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं ही नहीं जानता था कि यह थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। शाम हो चुकी थी। वकील किसी भी समय घर पहुंच सकता था कि क्यों मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने फिर सुनैना के पास आ गया। मैंने कहा, देखो सुनैना, तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा, अभी तुम चुप हो जाओ। लेकिन वह बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रही थी। आशी भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है, वह रोते हुए कहने लगी। पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को यह तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया था। 2-3 चॉकलेट खाकर चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल दिए। अगर वह चुप होती तो बड़ी ही अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन वह थी तो पागल। यह सुनकर सुनैना ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं यह बात न उसे समझ में मुझे थप्पड़ मारा था। कहने लगी कि यह सुनकर मेरी जान लबों पर आ गई थी। फिर वह कहने लगी, मुझे खिलौने नहीं देता। वकील कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारे खिलौने खरीद कर देगा। यह कहकर एक चेक मुझे दिया। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकान खरीदी थी उनका आधा किराया वह सुनैना के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसकी फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता था। अब वह घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो यह तुम रखो। सुनैना की शादी के बाद यह चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। यह सुनकर मेरी जान और चली गई थी। मैंने वह चेक उससे लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने सुनैना के लिए बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। वह बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं अपना दिमाग चला रहा था कि सुनैना नाम की आफत को कैसे पीछा छुड़ाए। मैं चाहता था कि सुनैना से मेरा पीछा छूट जाए और मैं सारी जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैं अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की। मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा सकूं। यह बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा कि ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर सुनैना से शादी करवा दोगे, तब वह अगर जान जाएगा कि वह करोड़ों का मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की यह बात ठीक थी। फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि आशीष, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा, ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो मेरे दोस्त ने कहा मेरा खून खौलने के लिए काफ़ी था। गुस्से से मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। तुमने यह सोच भी कैसे लिया? उसने अपना गिरबान छुड़ाया और कहने लगा कि वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है। तुम्हारे माँ बाप भी अलग हैं, उससे तुम्हारी शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। यह सुनकर मैं चुपचाप हो गया था। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया था और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन जब भी सुनैना से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल कांपने लगता। कैसे उसे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन यह बात भी ठीक थी कि मैं जिस इंसान से सुनैना की शादी करवाता वह करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे घर से ही निकाल देता। अब ज़्यादा बेदखल कर देता। मुझे लगा कि फ़िलहाल यह सब करने का कोई और तरीका नहीं है और यह सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की।
वह मेरे और सुनैना के रिश्ते के बारे में जानता था, इसीलिए कहने लगा कि लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते और ना ही सुनैना को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में मैं आपकी सब कुछ मिल जाएगा। यह वह कांटा था जो मेरे हालाक में घुसकर अटक गया था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप के लिए कौन कौन से कांटे बिछाकर गए थे। फिलहाल मुझे शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिल सकती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या ही नहीं थी। मैं सुनैना को छोड़ भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने सुनैना से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बस वह अपने खिलौने में ही मगन रहती थी। उसके बाद मैंने वकील से अच्छी खासी रकम की डिमांड रखी जो कि मुझे मिल गई थी और फिर मैं उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गवर्नमेंट की फैक्ट्री डाली थी और अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो सुनैना की थी। कोई भी नौकरानी घर में दिन रात रुकने को तैयार ही नहीं थी। वह कहती कि यह पागल लड़की है और जो भी उसके हाथ में होती उसी को वो मारने लगती। मैं दिन में नौकरानी से घर का काम करवाकर खाना बनवाता और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सुनैना अंदर अकेली कैसी रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वो वापस घर पर लौटता तो खूब बिखरा हुआ घर मिलता था। सुनैना कुछ खाना खाती, बाकी फर्श पर गिरा हुआ मिलता। वह खिलौने से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आती कि मेरा भाई चॉकलेट लेकर आया और जब मैं चॉकलेट निकालकर उसे देता वह बिखरी हुई हालत देखकर मुझे सुनैना पर गुस्सा आने लगता था और मैं अब उसे डांटने लगता था। मैं थका हारा हुआ पहुंचता और घर की हालत देखकर मेरा जी चाहता कि सुनैना का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल नाक से टकराई थी और मुझे समझने देर नहीं लगी कि सुनैना ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। मैं जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोले थे और सुनैना को किचन से खींचकर बाहर सोफे पे बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरे उंगली के निशान उसके गाल पर पड़े हुए थे और उसके गाल से खून बह रहा था। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया। काफ़ी देर के बाद घर की गैस की स्मेल आना बंद हुई, फिर भी उस सोफे पर उठने नहीं दिया था और बार बार उससे सवाल कर रहा था, फिर तुमने सिलेंडर खोला ही क्यों? रोते हुए बताने लगी कि मुझे भूख लगी थी और मैं सारा खाना गिरा दिया था। मैं खुद खाना बनाने किचन में गई थी लेकिन मुझे गैस चलाना नहीं आ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सुनैना को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैंने एक काम शुरू करना कर दिया था कि बीच बीच में घर में एक दो चक्कर लगा लेता, लेकिन सुनैना को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज़ पर मेरी आँख खुली थी। बाहर बारिश की शोर ने मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस समय मेरे कमरे का दरवाज़ा यूं मटका जैसे भूचाल आ गया हो। मैं जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। सुनैना बाहर सामने हवा की खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। मैं तो एकदम जस का तस रह गया था। जबकि सुनैना के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था तो सुनैना की हरकत पर मेरे दिल धड़कना अजीब तरह से धड़क उठी थी। मैंने एक झटके से सुनैना को खुद से दूर करना चाहा। मैंने गुस्से से सुनैना से कहा कि सुनैना, यह क्या हरकत थी? मैंने मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। बारिश से डर लग रहा था, उसकी हालत खराब थी। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वह सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात का कोई शक नहीं था कि वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जितना चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नज़रें पूरे कमरे में घुमा फिरा कर इस पर ही आकर टिक जाती थी। जब देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथ से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी गहरी नींद में जा चुकी थी। मैंने उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पर जाकर लेट गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी जो अच्छी खासी खूबसूरत थी।
मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले आया। उसे देखकर सुनैना के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी कि यह मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। यह सुनकर मेरा उससे गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि आशीष, तुमने क्यों इस पागल लड़की को घर में रखा हुआ है। मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है और फिर मैं मीरा से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया। मीरा का कहना था कि जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़ाओ, मैं शादी के बाद बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यह सुनकर चुप हो गया। मैं मीरा को पसंद करने लगा था, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए। तुम्हें सुनैना से पीछा छुड़ा लो। फिर कुछ मीरा ने एक मशवरा दिया कि मैं सुनैना को जहर देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की को भी जिंदा रहने की क्या ज़रूरत है, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थी और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मुझे मीरा का यह मशवरा अच्छा लगा। ऐसे ही दवा सुनैना को खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे पाउडर आइसक्रीम में डालकर दे देता और कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वह मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे सुनैना की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा लेकिन वह सामने नहीं आई। वह शायद अपने कमरे में थी क्योंकि उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। जिस हाल में बैठी थी मुझे देखकर शर्म आई। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसका हुलिया को, उसकी हालत को देखकर मुझे समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वह मुझे देखकर डर रही थी। कहने लगी कि जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। यह कहकर वह रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी यह हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल से मुट्ठी जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही ठहराने लगा। मैंने उसके ऊपर बेड पे पड़ी चादर उठाकर डाल दी और फिर उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था? सुनैना, कौन आया था? बस सुनैना मुझे बता दे कि वह आदमी कौन था। मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ यह जुल्म किया था। वह बहुत डरी हुई थी तो कभी हाँ में सिर हिलाती, कभी ना में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे बहुत मारूंगा। फिर वह दोबारा रोने लगी। कहने लगी कि मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ कौन आया था, पापा को ले आऊँगा। वह घर में अकेली होती थी, यह बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। सुनैना कहने लगी, वह जो दूध लेकर सुबह आता है वह आया था आशिक भाई। उसने मुझे बहुत मारा था। यह देखो मेरे कपड़े। यह कहकर अपने फटे हुए बाजू देखने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू, सब कुछ पहली बार जख्मी थे और मुझे उस पर तरस आ गया था। मैंने प्यार से उसके बाल को सहलाया और प्यार से मैंने उसके बालों को सहलाया और उसके मलहम लगाया और अपने गले लगाए। शायद उसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी। उसे एक सुरक्षा का एहसास दिलाया। जिस तकलीफ से वो तार तार हो गई थी, मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे कोई नहीं कुछ कहता। मम्मी के मरने के बाद मुझे रोना नहीं आया था क्योंकि पापा मेरे पास थे, लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसीलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। वह लोग भी मुझे मारते थे जैसे उस दूध वाले ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे बांध देते थे और मेरे मुंह में बहुत सारे रुई ठूस देते थे ताकि मैं चीख ना सकूं। और फिर मुझे वह लोग गले लगाकर रो रही थी। वह यह सुनकर मेरा दिल ऐसा था जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में सुनैना को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद सुनैना की माँ टीबी की मरीज थी और हालत इतना ख़राब हो गया था कि इसी की वजह से वो मर गई थी। फिर पापा भी सुनैना को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था और वहाँ उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं सुनैना को अपने साथ लेकर जाऊं।
रात भर रोते हुए नींद भी नहीं आती थी, डरने लगती थी। वह कभी रोने लगती, यही कहती कि मेरे पास मत आओ, पापा को बता दूंगी, वह तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे यह लगा कि जो मैंने उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रखा हूँ वह बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अपनी ज़िंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीब सोच रहा हूँ। मुझे अपने बाप की वसीयत समझ में आई थी, उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद किया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वह खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दरार खोला और वह खत निकाला। उसमें लिखा था कि बेटा तुम सुनैना से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। वह सुनैना को बता देते कि कोई सुनैना की प्रॉपर्टी के लालच में उसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे वह मोहब्बत और प्यार तवज्जो नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। सुनैना मेरी सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उसे बेटी बनाकर पाला है। उसकी मरती हुई माँ से वादा किया कि मैं सुनैना को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब बीमार था तो सुनैना की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान सुनैना की देखभाल नहीं कर सकता था। और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे। तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतज़ार करते करते यहाँ पर आकर खड़ा हो गया हूँ। सुनैना का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख लगे, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ में आ जाएगी। सुनैना को अपनाकर उसे सुरक्षा देना और ज़िंदगी भर उसका साथ निभाना। सुनैना अभी बचपन में है, वह अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन वह तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वह ठीक हो सकती है। मैं खुद ही इसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहब्बत से हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे मरते हुए अब बाप की बात मान लेना चाहिए। मैंने वह खत वापस रख दिया, मगर नींद में पूरी तरह इस काम को रही थी। जिस तकलीफ से वह गुजरती थी वह छोटी तो नहीं थी। मैं अपने को कसूरवार समझ रहा था। जब मेरे पापा बीमार थे तो सुनैना की देखभाल के लिए किसी अपने की ज़रूरत थी। वह मुझे बार बार बुलाते थे, लेकिन मैं छुट्टी ना मिलने की वजह से उनकी बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुनैना के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में सुनैना को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और वहाँ उसके साथ इतना जुर्म हुआ करता था, और इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा हूँ। अगर मैं समय से घर आ जाता तो सुनैना के साथ वह सब कुछ नहीं होता। सुबह जब दूध वाला आया तो दूध देने आया था तो मैं उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यह देखकर सुनैना बहुत खुश हुई थी। मुझसे कहने लगी कि हाँ मारो इसे और मारो, मुझे बहुत मारा था। मैंने भी दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब सुनैना को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाना जा रहा था तो वह कहने लगी कि उसकी बात मुझे अंदर से हिला दिया। मैं सुनैना के बचपना का फ़ायदा उठा रहा था। उसे छुपा छुपा कर स्लो पॉइजन उसके खाने में डालता था, बल्कि उसके सामने थोड़ा सा पाउडर उसके खाने में कई चीज़ों में मिला देता था, क्योंकि मुझे पता था कि यह पागल है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आज जब उसके कहा कि मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था, सुनैना कहने लगी कि तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं अचानक ही उसकी तरफ देखा था। वही यह बात कैसे जानती है। वह कहने लगी कि मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती थी। मुझे पता है कि वह पाउडर खाऊंगी तो मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। शायद वह मेरी और मीरा की बातें सुनकर सब कुछ समझ चुकी थी। अगर वह यह जान चुकी थी कि उस खाने में जहर दे रहा हूँ तो फिर क्यों खा रही थी। उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रो उठा था। कहने लगी कि तुम मुझे जहर मत दो, अपने दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने सुनैना के बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसे खाना खिला रहा हूँ। दूसरे दिन मीरा से कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे अब सुनैना का इलाज करवाना था। मैंने अब नोट किया था कि वह प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी ज़रा सी तवज्जो पाकर वह पहले से अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। मेरे बहुत से छोटे मोटे काम कर देती थी। जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही तो असर था कि सुनैना पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और सुनैना को लेकर लंदन चला आया।
वहाँ मैंने एक अच्छा से डॉक्टर से सुनैना का चेकअप करवाया और सुनैना का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे सुनैना ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा था। मैंने उसे पापा के बारे में भी बता दिया। पापा इस दुनिया में नहीं हैं। पहले तो वह बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी ही वह संभल गई थी। अब मुझे आशी भाई नहीं, आशीष कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब मैं लंदन से घर वापस आया था, उस समय सुनैना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब 6 महीने में उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। अब सुनैना भी मेरे बिना एक पल भी नहीं रुकती थी, हमेशा मेरे साथ ही लगी रहती थी और मुझसे कहती कि मुझे छोड़कर मत जाना आशीष, मैं मर जाऊंगी। मैं भी सुनैना से वादा किया कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं और सुनैना कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कमरे का डेकोरेशन देखकर सुनैना चौंक पड़ी थी और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या क्या करना है। हमारी शादी को अब 8 महीने होने वाले थे। अभी तक मैंने सुनैना को छुआ भी नहीं था। सुनैना पूरी तरह ठीक थी। अब सुनैना के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए कि गुलाबों की महकती हुई खुशबू और सजे हुए कमरा सुनैना को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाले और छुई मुई पलकें दिल में बेकाबू कर गई थी। मैंने सुनैना को बाजू में पकड़कर बेड पर बिठाया था। मैंने सुनैना से कहा, सुनैना, आज की रात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। सुनैना ने कहा कि मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ आशीष, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर चुकी हूँ। मैंने मुंह दुखाई में सुनैना को सोने की चैन दी जिस पर ए और एस बना हुआ था। यह मैं स्पेशल सुनैना के लिए बनवाई थी। और अब गिफ्ट को पकड़कर सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और खुशी के मारे मुझसे लिपट गई थी। मैंने भी अपनी बाहों के घेरे में कसकर लिया था और यह रात हमारी ज़िंदगी की यादगार रात थी। हमारी ज़िंदगी अब बहुत खूबसूरत होने वाली थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।